बात वोट की थी, मुसलमान याद आया। जब बात हिस्सेदारी की आई तो धुतकार दिए गए। लिंगायत और वुक्कलिगा कम्युनिटी से ज्यादा होने के बाद भी मुसलमानों को मिला सिर्फ एक मिनिस्टर। कर्नाटका कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वो डीके शिव कुमार, जिन्होंने आरएसएस का एंथम असेंबली में गा के लोगों की तवज्जो खींची, वो अब चीफ मिनिस्टर बन गए और कैबिनेट का वही हाल नजर आ रहा है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में अब्दुल का था। मुसलमान, वो भी सोसाइटी के बाहर। आज हम कर्नाटका की सियासत के एक अहम और नाजुक मौजू पर बात करने वाले हैं। 3 जून 2026 को कर्नाटका में नई हुकूमत ने शपथ ली है। डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बने, जी परमेश्वर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और कई नए वजीरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। सबको मौका मिला, सबको मुबारकबाद। लेकिन इस खुशी के दरमियान एक ऐसा सवाल भी है जो कर्नाटका के मुसलमानों के अंदर जोर से उठ रहा है। और ये सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी या लीडर के खिलाफ नहीं है। ये सवाल है सियासी नुमाइंदगी का, सियासी भागीदारी का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। ये सवाल है इंसाफ का। ये सवाल है कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए हैं या हुकूमत में शरीक होने के लिए भी। सिर्फ 7 दिन पहले कर्नाटका कास्ट सेंसस की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात सामने रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका में मुसलमान सबसे बड़ा एक सोशल ग्रुप है। उनकी आबादी लगभग 75 लाख से ज़्यादा बताई गई है, यानी लिंगायत से ज़्यादा और वुक्कलिगा कम्युनिटी से भी ज़्यादा। ये कोई अपोजिशन का डाटा नहीं था, ये खुद कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत के दौर में तैयार हुई रिपोर्ट थी। लेकिन जब नई कैबिनेट बनी तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आ रही है। लिंगायत कम्युनिटी को 3 मिनिस्टर मिले, दलित कम्युनिटी को 3 मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद मिला है। वुक्कलिगा कम्युनिटी को चीफ मिनिस्टर के साथ 2 और मिनिस्टर मिले हैं। दूसरी कम्युनिटीज़ को भी उनकी सियासी ताकत के मुताबिक जगह मिली है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 1 मिनिस्टर, वो भी यूटी खादर। अब सवाल ये नहीं है कि यूटी खादर काबिल है या नहीं है, वो होंगे काबिल अपनी जगह पर, मगर तजुर्बा भी रखते होंगे, मगर सियासत में उनकी अपनी पहचान भी है। लेकिन सवाल ये है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी सिर्फ एक चेहरे तक क्यों महदूद कर दी गई है। क्या कर्नाटका में और मुस्लिम लीडर्स नहीं हैं? कनीस फातिमा है, तनवीर सेठ हैं, रिजवान अरशद हैं, इकबाल हुसैन है, बीजेड ज़मीर अहमद खान है, रहीम खान है, और भी कई नाम और भी कई तजुर्बा रखने वाले मुस्लिम सियासतदान मौजूद हैं। फिर भी कैबिनेट में सिर्फ एक मुस्लिम को जगह क्यों? यही सवाल आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं। और ये सवाल और ज़्यादा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले बेंगलोर के टाउन हॉल में कर्नाटका की तकरीबन 48 अलग अलग मुस्लिम तंजीमों ने एक बड़ा सवाल उठाया था, एक इजलास करके। इस इजलास में सिद्धरामैया हुकूमत के 3 साल का जायज़ा पेश किया गया था और जो बातें सामने आई उन्होंने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तंजीमों ने कहा था कि मुसलमानों ने 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया, खुलकर वोट दिया। उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि हिजाब बैन जैसे मसाइल पर, नफरत की सियासत पर, गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद और मजहबी दबाव कम किया जाएगा, कम होगा। लेकिन 3 साल बाद भी बहुत से अहम मसाइल धरे के धरे रह गए। हिजाब बैन भी हटाने में कम से कम कांग्रेस को 2 साल से 3 साल का अरसा लग गया। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी ज़बान अलग है लेकिन पॉलिसीज़ और रवैया पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा तनकीद 2 कवानीन पर हुई, एंटी कन्वर्जन लॉ और कैटल स्लॉटर लॉ। तंजीमों का कहना है कि इन कवानीन का असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि किसानों, कसाईयों, मीट ट्रेड से जुड़े लोगों और लेदर इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। इजलास में ये भी कहा गया कि इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि हेट स्पीच और नफरत फैलाने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ग्राउंड पर आज भी नफरत भरे बयान आते हैं, मॉब वायलेंस के वाकयात सामने आते हैं और कई जगह पर विजिलेंटी ग्रुप्स खुलेआम घूमते नजर आते हैं। इसलिए तंजीमों ने कर्नाटका में एक अलग एंटी लिंचिंग लॉ की डिमांड भी उठाई थी। एक और बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन का था। बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया था। कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो इसे वापस पूरी तरह बहाल करेगी, लेकिन तंजीमों का कहना है कि इस मामले में भी हुकूमत ने पूरी मजबूती नहीं दिखाई। अब डिमांड उठ रही थी कि रिजर्वेशन को सिर्फ 4% वापस ना किया जाए बल्कि उसे बढ़ाकर 8% तक किया जाए। सियासी नुमाइंदगी का मुद्दा भी रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा था। कर्नाटका में मुसलमान लगभग 13% आबादी हैं, लेकिन असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी हिस्सेदारी उसके मुताबिक नज़र नहीं आती। इसलिए डिमांड रखी गई कि काउंसिल में और मुस्लिम मेंबर्स को जगह दी जाए और फ्यूचर इलेक्शंस में ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दी जाए।
वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मसला भी उठाया गया था। तंजीमों ने कहा था कि वक्फ ज़मीन पर कब्ज़ों का इल्ज़ामात लगातार सामने आते रहते हैं और उनकी हिफाजत के लिए मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है। सबसे दिलचस्प और सियासी पैगाम इजलास के आखिर में दिया गया। कुछ स्पीकर्स ने खुलकर कहा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल लगातार नज़रअंदाज किए जाए तो सियासी अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। यानी पैगाम साफ था कि मुस्लिम वोट को गारंटीड समझने की जो सियासत है वो सियासी हमाकत अब नहीं चल सकती। हर सियासी पार्टी को अपने वादों का हिसाब देना होगा। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ा होनी चाहिए, ये बीजेपी या कांग्रेस की हिमायत या मुखालिफत का सवाल बिल्कुल नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, ये उस बुनियादी उसूल का सवाल है जहां हर कम्युनिटी चाहती है कि जिस हद तक हो वो मुल्क और रियासत की सियासत में अपना हिस्सा लेती रहे, उसी हद तक उसकी आवाज़ भी हुकूमत में सुनी जाए। आखिर में सवाल सिर्फ इतना सा है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाएंगे या फिर वो गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। इस सवाल का जवाब सिर्फ कर्नाटका नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर सियासी पार्टी को देना होगा। और उससे आगे बढ़कर अब मुसलमानों को खुद से सवाल करने की ज़रूरत है कि आखिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नाम की चीज़ हमारी मांग का हिस्सा क्यों नहीं बनती। भाजपा का डर आखिर कब तक वोट देने की इकलौती वजह बनता रहेगा। आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट बजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।